नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये डेनमार्क का स्पाउस वीज़ा है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। ये इनका वीज़ा है, पासपोर्ट इनका घर में रह गया है तो इन्होंने ये वीज़ा की कॉपी है, तो इनसे हम बात करेंगे। इनकी जो स्टूडेंट हैं, इनकी वाइफ है, वो ऑलरेडी डेनमार्क पहुंच चुके हैं। इनका केस डिले हुआ है, उसके अंदर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने इनकी अपॉइंटमेंट ली थी, स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट और जो डिपेंडेंट की ली थी, जो डिपेंडेंट की शॉर्ट टर्म की ले ली थी, दैट रीज़न इनकी फ़ाइल साथ में सबमिट नहीं हो पाई। आफ्टर सम टाइम के बाद सबमिट हुई, उसके कारण आज कितने दिनों के बाद वाइफ गए, कितना टाइम हो गया? एक महीना हो चुका है वाइफ को पहुंचे हुए, और इनका अभी वीज़ा आ चुका है। लेकिन इनके वाइफ के वीज़ा में भी टाइम लगा है, 2-3 महीने लगे थे जब डेनमार्क एम्बेसी में उनका भी केस डाला था। अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। हम हर एक चीज़ को चेक करते हैं बिफोर सेंडिंग टू एनी कंट्री कि आपकी प्रोफाइल सबसे पहले कैसी है, आपके पास फंड्स कैसे हैं, आपके पास आयल्स है या नहीं है, आपकी मैरिज कितनी पुरानी है, आप बच्चों को भी साथ में अकम्पनी कर पा रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं और इवन ये भी चेक करते हैं कि अगर हमने साथ में स्टूडेंट स्पाउस का वीज़ा डालना है तो क्या और कौन सी कंट्री स्पाउस के डॉक्यूमेंटों को भी इम्पोर्टेंस देती है और स्पाउस से भी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम उन कंट्रीज़ को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, तब जाकर हम किसी भी कंट्री को सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स 16 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी स्पाउस और बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो अगर आपने उन 16 कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। जिन बच्चों ने अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ विदेशों में जाकर पढ़ना है, और इवन जब भी कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है, डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं उनकी। किसी को प्रीवियसली बैड एक्सपीरियंस भी रहा होता है, समटाइम उसका प्रीवियसली वीज़ा भी रिफ्यूज हुआ होता है। उन चीज़ों को भी हम एनालाइज करते हैं, तो फिर हम जाकर डिसीजन लेते हैं कि अभी इस केस को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? पंजाब सर। पंजाब के रहने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर यूट्यूब तो पता चला जी सर। यूट्यूब को पता चलने के बाद जब आप हमें संपर्क किया, विजिट की होगी, तो आने के बाद डेनमार्क खुद आपने कहा था कि हमने डेनमार्क जाना है, या हमसे कुछ सजेशन लिए थे आपने? नहीं सर, आपने सजेस्ट किया था। हमने सजेस्ट किया था इन कंट्रीज में जाएं। हाँ जी। तो प्रीवियसली भी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है क्या? प्रीवियसली भी कहीं से वीज़ा रिफ्यूज था आपका किसी का? हाँ जी सर, पहला कनाडा तो है सर रिफ्यूज। कनाडा से कितनी बारी रिफ्यूज था? एक बार रिफ्यूज थी सर। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा? हाँ जी। तो और इसके अलावा? उस तो बाद ऑस्ट्रेलिया तो। ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी वीज़ा था एक बार? हाँ जी। और इसके अलावा? बस सर, ये 2 वीज़ा रिफ्यूज थे। जी सर। जिन कंसल्टेंटों से अप्लाई किया था, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का, ये एक ही कंसल्टेंट था, ये भी दोनों चेंज किए थे? अलग अलग से सर। ये भी चेंज किए जी। तो मैं एक चीज़ और बताऊं, आपकी रिसर्च अभी यूट्यूब इन्होंने कब देखी? जब इन डिफ़िकल्टीज़ में आ गए। डिफ़िकल्टीज़ के बाद फिर हमारे जैसा मिला, हमारे पास आया। मैंने फिर बताया कि 100 कंट्रीज़ की ऑप्शन हैं मेरे पास आते। आपका कनाडा में अगर आप डेस्परेट थे, मैंने डालना था, अगर रिफ्यूज़ भी होता है कनाडा का, तो मैं उसका फिर डेनमार्क में या फिनलैंड में या स्वीडन में या नॉर्वे में या आइसलैंड में, जहाँ मैं लाटविया जैसी कंट्री में जहाँ पे स्पाउस डिपेंडेंट जा सकते हैं, वो भी इनको सजेशंस देता। जो कि हम फर्स्ट एक फ़ीस जो 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं, बाकी फ़ीस हमारी कब रहती है? मैक्सिमम जब वीज़ा ग्रांट होता है। तो वही ऐसे बेनिफिट भी आपने देखने हैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं को उसको इस चीज़ का कैसे नॉलेज है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना का नुकसान हुआ होगा ये दोनों कंट्रीज में अप्लाई करने का आपका? वैसे सर इतने दोनों का 3 लाख के करीब। देखो 3 लाख रुपए, दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। जस्ट अप्लाई करने के बाद हाथ में रिफ्यूजल, 3 लाख रुपए, दिस इज नॉट ए अमाउंट, वो है क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट। इतनी फीस तो हमने इनका जो डेनमार्क का करवा कर दिया है, इतनी फीस उसमें नहीं दी होगी। हमारी फीस आई थिंक 50-60% होगी, जो इन्होंने 3 लाख रुपए खराब कर दिया पैसे, जो हमने वो भी कब लेनी थी? जब वीज़ा इनको मिला है। तो ये चीज़ों को जरूर चेक करना है।
तो जब आप हमारे पास आए थे, आपको ये मालूम है कि कब आप हमसे रजिस्टर्ड हुए, कोई महीना, कोई ईयर, कब? सर 7वें महीने आया सी मैं। देखो 7वें महीने जुलाई में आए थे 2023 में। जी सर। तो जुलाई के बाद अभी इनकी वाइफ मार्च में चले गए थे या मार्च में इनकी वाइफ चले गई थी डेनमार्क। तो इनको इतना टाइम लगा है। ये भी वर्ड अपने पास रखें कि पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो बहुत नुकसान होगा। और इनका केस डिले भी हुआ एम्बेसी में। अभी आपने, जब हमने आपका केस आपकी वाइफ का एम्बेसी में डाला था, जी सर, एम्बेसी ने कितना टाइम लिया डिसीजन के ऊपर, कोई अंदाजा, कुछ आइडिया? सर ਸਾਡੀਆਂ 19 फरवरी ਨੂੰ क्लास शुरू ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ लेट वीजा आया सर। मतलब मार्च में वीजा आया था। मार्च। लेकिन आपको ये मालूम है कि आप एम्बेसी में कब गए थे, कौन से महीने में? एम्बेसी सर गए ਸੀ ਆਪਾਂ 12 दिसंबर ਨੂੰ। 12 दिसंबर। देखो 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, तो इसमें भी 2-2.5 महीने इनको लग गए। 2-2.5 महीने में इनकी आप समझ सकते हो सिचुएशंस क्या थी। इनका प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स का, सर हमारी क्लासेस स्टार्ट 19 फरवरी को होनी है और 19 फरवरी को क्लासेस की लास्ट डेट थी। फरवरी को 19 मार्च में जाकर वे वीज़ा आया है। सो बच्चा अगर नेगेटिव हो जाता है, स्टूडेंट भी नेगेटिव हो जाता है कि अभी चांसेस आर नॉट सो गुड क्योंकि अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया। तो उस टाइम आपकी सिचुएशंस कैसी थी जब आप डिले हो रहा था केस? मैं सर रिफंड पाने को कह रहा ਸੀਗਾ। इन्होंने रिफंड, सोचा से बुरा है ना। इन्होंने ऐसा सोच रहा था रिफंड का, फिर भी हम इसको थोड़ा सा दिलासा देते थे, सर यहाँ पर इतना टाइम लिया है तो 2 हफ्ते और से ऐसे होता था। ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਕੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, हाँ। मैं अपने 14 तारीख को मेरा आ गया सर। ते देखो मार्च का, और देखिए फिर अभी इनकी वाइफ का वीजा आ गया, वाइफ के बाद इनका वीजा नहीं आया, तो तब क्या सिचुएशन थी जब अभी ਤੇ वाइफ? ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਾਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਵਾइफ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾ 5-7 ਲੱਖ रुपया कमा के भेजता ਦਿੱਤਾ होना। नहीं हले किथे जी। अभी सुन लीजिए, और लोगों को क्रेज है जाने का। मैं फिर बता दूं सिचुएशन, अभी फैक्ट बताते हैं हम इस चैनल पे, आपको फैक्ट मिलेगा, डिसीजन आपका है। अभी वाइफ आपके फरवरी मार्च में गए हैं ना? जी सर। मार्च में जब से गए हुए हाँ हैं, जी। कितने के पैसे उन्होंने भेज दिए या आपने उनको भेज दिए? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 80000 ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ तो ठीक है, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ठीक है। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। हाँ देखो अभी, हाँ, और उस तो बात नहीं भेजा जी, और नहीं, भेजा और दिया। नहीं भेजा, नहीं, अच्छा, ये देखिए अभी फरवरी में, मार्च में गए थे, मई चल रहा है, तो 1,60,000 रुपया और भेज दिया हुआ है। और पेरेंट्स को, बच्चों को ये लगता है कि फॉरेन में पहुंच गए, बस हम सेटल हो गए, अभी पैसा इनकमिंग स्टार्ट होगा। इनकमिंग कब आएगी? आफ्टर 2 इयर्स। आउट गोइंग ही चलती रहेगी, आउट गोइंग, क्योंकि वहां पर एक्सपेंसेस रुकते नहीं है। रेंट वहां पे इतना, कितनी सस्ती कंट्री, महंगी है? महंगी सर बहुत कंट्री। रेंट कितना देता है? सर 6500 रुपया 6500, मतलब 6500 उधरला डेनिश करो 65,000 रुपया सिंगल स्टूडेंट। 78000 रुपया। 78,000 रुपया सिंगल स्टूडेंट है। ਇਹ 65 ਸਰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। डिपॉजिट ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ 6500 ਰੁਪਇਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ, 6500 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा, रेंट हाँ। कितना पर मंथ? ਪਰ ਮੰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6500 ਰੁਪਇਆ, ਉਹੀ 78000 ਰੁਪਇਆ 7500 डेनिश करो दोनों का? दोनों का, मियां कमरे बीवी। का। एक कमरे में 2 मियां बीवी रह सकते। जी सर। 6500 दराम, मतलब 6500 डेनिश करोना। ये सिचुएशन देखें, कब जाएंगे, कब कमाएंगे, कब जाकर ये अपने ट्रैक पर आएंगे। यहाँ पर कितने के पैसे कमाते हैं आप महीने के? ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ये ਸੀਗਾ, भी ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ महीना, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ साल ਦਾ। 1.5 लाख। हाँ। तो इनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जो लोग महीने का यहाँ पर 70-80 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, मैं कहेंगे वो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं फॉरेन कंट्री में जाने की। जिसके पास कुछ नहीं है ना, कोई सिचुएशन खराब है, यहाँ भी 10,000 रुपया कमा रहा है, उनके लिए तो वेरी गुड है, उनके लिए तो सारा कुछ बढ़िया है। जो अच्छा कमा रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया, वो जा रहे हैं, तो उनके लिए दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर देम। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम का? ਸਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੰਟਰੀ नहीं नहीं, वीडियो के कैमरे के सामने तुसी एक्सेप्ट करते बढ़िया कीता ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ठीक है, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ठीक है, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ठीक है। ਪਰ ਥੋੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਪਏ, ਕਾਫੀ ऐसा ऐसा बहुत सी। टेंशन तो बहुत हमें नहीं थी वैसे, एजेंट को तो नहीं कोई टेंशन होती। नहीं नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਲਾ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा, आपने हमारी जो फीस है मैक्सिमम कब दी है? आफ्टर भी वीजा पहले एडवांस में कितना दिया था? 20000 रुपया। उसके बाद कोई पैसा दिया था? नहीं सर। बाकी फीस सारी वीजा ग्रांट होने के बाद दी है। जब स्पाउस का आ गया, इन्होंने स्पाउस की दे दी। हाँ जी। अभी इनका आया तो इन्होंने अपनी दे दी है। तो ये भी देखिए, चेक करें आप।
तो ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार हमें फ़ोन करते थे, मुझे या मेरे स्टाफ को, वो आपका फ़ोन ना उठाते हो, आपको कहते हो भाई हमने नहीं कुछ भी करना, हमने तो कोई दबके मारते हो आपको, ऐसे नहीं नहीं इधर कैमरे सामने नहीं फोन ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟੇਲੀ नहीं, कैमरे सामने हम बता रहे हैं। नहीं नहीं इधर अच्छा अच्छा। हाँ फोन तो ऐसा है कि यहाँ पर फैमिली माहौल है, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। टेंशन यही है कि ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ करे ਬੰਦਾ, फिर बंदा वो टेंशन में आता है जब हम उसका फ़ोन नहीं उठाते। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अगर हमने केस लिया तो डेफिनेटली रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा है कि भाई साहब का वीज़ा आ गया है, ये पहुंच जाएंगे कल। आपने डेनमार्क के अलावा भी किसी कंट्री में अप्लाई करना तो हमें संपर्क कर सकते हैं। लास्ट से यही रिक्वेस्ट, अगर आपको जो मेरी वीडियो जरूर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।